नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणाई क्लासरूम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे हैं FST 25 यानी FST 25 के पेपर नंबर 2 की। इसका सेक्शन 1 जो है मल्टीपल करेक्ट सवाल वाला है और सेक्शन 2 अगर देखा जाए तो वो आपको पैराग्राफ बेस वाले सवाल हैं 2 और सेक्शन 3 में फिर से आपको इंटीजर टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। और ये पेपर जो है सवाल नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है, तो 21 तक कोई और सब्जेक्ट था, देन आपको 22 से फिजिक्स स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 फिजिक्स का पहला सवाल है। इसमें यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है और यहाँ पे एक रेजिस्टर R लगा रखा है और ये कनेक्टेड है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे एक इंडक्टर है और ये कनेक्टेड किससे हैं, यहाँ पे एक लूप से कनेक्टेड हैं। और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लूप जो है इसका रेडियस आपको A दिया गया है और यहाँ पे एक लाइन पास हो रही है, इसको PQ बोला गया है। और इस लूप को इसके अबाउट घुमाया जा रहा है। किससे घुमाया जा रहा है? ओमेगा से। और खास बात ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो अगर आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स किसी भी टाइम पे क्या आएगा, B इंटू एरिया, और वो हो जाएगा पाई A स्क्वायर बाई 2 और कोस थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा टी। E को चाहिए तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यानी कि माइनस और माइनस को प्लस हो जाएगा। तो B पाई A स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये होगा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस और ओमेगा की वैल्यू आपको सवाल में अंडर रूट ऑफ LC दी गई है और ये एक LCR सर्किट है। कैसा है? LCR। और ये बैटरिया की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये रेजोनेंस कर रहा है। ऑलरेडी क्या कर रहा है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। तो E0 की अगर वैल्यू E0 की अगर अपन बात करें तो हो गया है B पाई A स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। तो यहां से अपने पास जो है वो E0 आ गया है। क्या E0 हमें चाहिए? मैंने कहा हाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर I0 निकालना है, अगर मुझे I0 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? E0 बटा R कर दूंगा, E0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर दूंगा। तो यहां से ये वैल्यू जो है मेरे लिए 2RB पाई A स्क्वायर अपॉन LC आएगी। तो ये मेरे लिए I0 आ जाएगी। और अगर मुझे IRMS चाहिए होगा, IRMS, तो क्या कर दूंगा? इसको √2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये वैल्यू मेरे लिए हो जाएगी B पाई A स्क्वायर 2R और √2 से डिवाइड करेंगे तो 2LC। तो आपको IRMS यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन A और B में आपके पास A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए? IRMS के लिए। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है। अगर आप ध्यान से देखिए तो भाई कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी हाफ C V0 का स्क्वायर, है ना। ये एनर्जी इन द कैपेसिटर है। और V0 क्या होगा? मैंने कहा उसके अक्रॉस का पोटेंशियल जो कि होगा I0 इंटू XC। I0 क्या है? मैंने कहा I0 तो ये रहा, I0 ये रहा। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? XC से। और XC क्या होती है? मैंने कहा 1 अपॉन ओमेगा C होती है। ओमेगा क्या है? मैंने कहा ओमेगा ये रहा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो V0 की वैल्यू मिल जाएगी और उस यहाँ से आप I0 आपको दिया हुआ है इंटू XC मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करने पे आती हुई दिखाई मिल रही है। B स्क्वायर पाई स्क्वायर B स्क्वायर A की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8R स्क्वायर C। तो ये वैल्यू भी आपको सही होती हुई दिखाई देगी, यानी कि ऑप्शन C भी यहाँ पे आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। और पावर के बारे में बात की गई है कि मैक्सिमम पावर कितना डिसिपेट होगा, तो वो आपके लिए हो जाएगा E0 I0, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम की बातें हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो E0 आपके पास यहाँ पे है, डिवाइड बाई R करिएगा तो मतलब I0 भी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो पाई B A स्क्वायर अपॉन 2LC और एक और इंटू क्या हो जाएगा? पाई B A स्क्वायर अपॉन 2RLC, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखिए तो ये E0 हो गया है, ये I0 हो गया, डिवाइड बाई R कर दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू की कितनी आ रही है? पाई स्क्वायर B स्क्वायर A की पावर 4 अपॉन 4LC R है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाई एक्सटर्नल एजेंट है, वो आपकी E0 I0 आ जाएगी और E0 इंटू I0 का ये मल्टीप्लीकेशन आपको 4LCR, ये ऑप्शन आपको डी में दिखाई
दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी सी डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये था सवाल नंबर 22 और चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 23 पे। सवाल नंबर 23 इसको उड़ा देते हैं। सवाल नंबर 23 देखिए जरा ध्यान से, क्या है सवाल नंबर 23 में क्या है ना कि एक रिंग यहाँ पे है और इस पे चार्ज Q दिया गया है, इसका रेडियस R है, और दूसरी रिंग जो है इस पे चार्ज आपको -8Q दिया गया है। कितना दिया हुआ है? -8Q दिया गया है, और इसका रेडियस जो है वो आपके लिए 4R है। और आपसे क्या बोला गया है कि यहाँ से 3R के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? 3R पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, -Q का है, और मास इसमें M है। अब आपसे क्या बोला गया है, जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पहले ये बिंदु पता कर ले कि जहां पे जो होगा ये +Q वाला प्रेम करेगा, -8Q वाला रिपल्सन करेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ से x डिस्टेंस पे जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है कि नहीं है? इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो k/√r² + x², तो पॉजिटिव वाले के कारण लिख दे रहा हूं मैं, q हो गया 8Q, पूरी x मान ली, ट्वाइस ऑफ √r²+, तो यहाँ से r² करेंगे तो 4r का स्क्वायर यानी 16r² + x² की पावर 3/2। अगर ये k/q, इसका q कितना है? q है मतलब ये वाला q हो गया है ना, डिवाइडेड बाई जो इसका रेडियस कितना है, r दिया हुआ है, तो r² + x² की पावर 3/2। इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ रही है 2r। इसका मतलब 2r वाले पॉइंट x इक्वल, ये दूरी आपके लिए 3r, लेकिन x इक्वल टू 2r, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, है कि नहीं है ना? अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पार्टिकल को कहां से मतलब जो है पॉइंट O तक रीच करना है, आप कुछ ऐसा करिए कि यहां से पॉइंट जो है वो 2r तक पहुंच जाए। 2r तक पहुंच जाएगा तो आगे जो है अपने आप पहुंच ही जाएगा। तो बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m/q minus projected along the x-axis that so the particle can reach the center of the room, required minimum velocity 0। गलत, कुछ एनर्जी दोगे तभी ना वो यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपके पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, सी एंड डी देखिए, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट O विल बी नॉन जीरो। हाँ, नॉन जीरो होगी क्योंकि यहाँ पहुंच गया और यहाँ से आगे क्या होगा, इसको खींचा जाएगा। तो भाई साहब क्या होगा, यहाँ से आते आते स्पीड क्या हो जाएगी? नॉन जीरो आपके लिए होती हुई दिखाई दे जाएगी, है ना? क्योंकि x इक्वल टू 2r, x ग्रेटर देन 2r पे कौन था? रिपल्सन ज्यादा होगा, नेट फोर्स उसका उधर की तरफ रहेगा। लेकिन x लेस देन 2r के ऊपर नेट फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा तो वो भागे चले जाएगा उधर की तरफ। तो पार्टिकल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन अबाउट O, गलत है भाई साहब। बी तो आपका हो गया ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट O विल बी नॉन जीरो। मैंने कहा नहीं, ये यहाँ से भागेगा तो यहाँ जीरो होने वाला नहीं है, तो सही बात है। सी बोल रहा है कि ऑसिलेशन करेगा, हमने कहा नहीं, वो तो भागे जा रहा होगा उधर। पार्टिकल विल नॉट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन अबाउट, हाँ मतलब ये जो है यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन करने वाला नहीं है, तो नहीं है, खत्म बात, टाटा बाय बाय। पार्टिकल विल, तो यही तो बात बोल रहा है कि नहीं करेगा। सही बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। जस्ट आपको यही सब चेक करना, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला सवाल नहीं है। लगे हाथ में 24 भी बताता हूँ, 24 भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम फोटोमीटर व्हेन इट इज रेडिएटेड बाय वेवलेंथ ऑफ, मतलब जो है वेवलेंथ दिया हुआ 400, यानी कि SC/λ आपको दिया हुआ, -5 करिएगा तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिल जाएगी, इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ सरफेस, ये आपको कितना दिया हुआ है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो चेक कर लीजिए SC/λ आपको सवाल में दिया हुआ है कि SC/λ -1.9 करने से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, वैल्यू आपको जस्ट रखनी है। और लैम्डा आपको किसमें दिया हुआ? नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो SC की वैल्यू 1240 लैम्डा डिवाइडेड बाय नैनोमीटर में रख दीजिए, जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अच्छा, बोल रहा फर्स्ट केस में मैक्सिमम एनर्जी आएगी 1.725। अरे भाई जब ए सही हो गया है तो बी तो अपने आप गलत हो जाएगा। सी एंड डी चेक कर लेते हैं।
द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ व्हिच विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस इज नियरली दिस। अब वो कहां से पता लगेगा? मैं कहा अगर आपको पाई दिया हुआ है तो भाई एससी बाई लेमडा है ना, ये वाले की वैल्यू जस्ट फाई के बराबर होगा तब भी काम चले, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये फाई के बराबर हो जाए। यहां से तो सॉल्व कर लेमडा सॉल्व करके आएगा। अब आप देखो तो इसकी वैल्यू आपको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है। यहां से आप सॉल्व कर रहे हैं तो लेमडा की वैल्यू 610 नैनोमीटर आ रही है, तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी में बोल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक इंक्रीज इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज। भैया इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या ये डिपेंड कर सकता है। अगर सारे काम के फोटोन आ रहे हैं यानी कि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी ऐसा इंटेंसिटी बढ़ाने से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको फोटोन की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, लैम्डा को कम करना पड़ेगा। तो 24 एक सस्ता सवाल था, ये डी ऑप्शन गलत हो गया है, आंसर आपका ए एंड सी हो जाएगा। 24 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं 26 पे, सवाल नंबर नहीं 24 के बाद सवाल नंबर 25 पे, इसको उड़ा देते हैं। सवाल नंबर 25। अब आप ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 25 में एक्चुअली कौन टाइप का आइटम है यहाँ पे ऐसा, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये एंगल है वर्टिकल से आपका थीटा, और यहाँ पे एक आइटम है यानी मास m है जो कि क्या कर रहा है, जो कि घूम रहा है, और ये पूरा कार्यक्रम जो है ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आपको देखिए कि भाई इक्विलिब्रियम कैसा है, ये वो है, ये सारी बातें की जा रही। तो अगर आप इसको ओमेगा से घुमाइएगा तो यहीं पे बैठ जाते हैं, सूडो लगा देते हैं इधर की तरफ, मान लीजिए एफसी लग रहा है, नीचे ये एंगल थीटा होगा तो क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। इधर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा mg sin थीटा लग रहा होगा, नॉर्मल वाले में इधर नॉर्मल लग जाएगा, इधर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा mg cos थीटा आ जाएगा एक तो, और दूसरा ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये थीटा थी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो गया है, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो एफसी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफसी cos थीटा, एफसी cos थीटा, तो ये वाला का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफसी sin थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, एफसी sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, सॉरी तो ये mg sin थीटा थोड़ी है, ये वाला कंपोनेंट ये mg है ना, mg, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, यानी कि fc sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। अब आप ध्यान से देखिए fc की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, r क्या होगा, ये वाला रेडियस होगा, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू अपन ने क्या मान ली, r मान ली, m ओमेगा स्क्वायर r, और साइन थीटा बाई कोस थीटा को टेन थीटा कर देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू mg हो गया है, तो m से m यहाँ पे कट जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी g डिवाइडेड बाई g, और 1/10 है, कॉट थीटा बन जाएगा, तो g कॉट थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर है। तो ये आपको ऑप्शन ए नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया है, बी सी और डी अपने को चेक करना है। तो ए सही हो गया तो बी गलत हो गया भाई साहब। सी इक्विलिब्रियम इज स्टेबल या अनस्टेबल। अब आप थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के देखेंगे तो mg cos थीटा और fc sin थीटा यहाँ पे बराबर है, लेकिन थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, fc sin थीटा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r बढ़ जाएगा तो ये fc बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? तो भाई साहब लौट के वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। वो तब फ्रिक्शन होता तो फिर भी बैलेंस होता, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करेंगे वापस लौट के नहीं आएगा। तो किस तरह का इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल हुआ। तो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हो गया। तो आंसर आपका ए एंड डी हो गया। तो एक सस्ता सवाल था, बड़ा ही सस्ता सवाल था, सवाल नंबर 25। आइए देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 भी काफी जगह आपने देखा होगा, पहले भी आपने बहुत जगह सॉल्व किया होगा। यहाँ पे क्या है, एक इस तरह का लूप है, और यहाँ पे क्या है, मैंने कहा यहाँ पे आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसको अपन सोर्स बोल रहे हैं, और यहाँ से लाइट जो साउंड है वो ऐसे जा रही है, और साउंड ऐसे भी आ सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रखा है, और बोला गया है कि कंसीडर ए नैरो ट्यूब विद फिक्स सोर्स ऑफ साउंड एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी f है, जो कि क्या है, f फ्रीक्वेंसी वाला साउंड
सेंड कर रहा है। कौन? ये सोर्स। मूविंग इन सर्कुलर पाथ और ट्यूब विद स्पीड 1/10 स्पीड ऑफ द साउंड है। ठीक है भाई साहब, कौन? डिटेक्टर है ना, डिटेक्टर जो है वो इधर की तरफ मान लीजिए कि v/10 से चल रहा है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गई है। डिटेक्टर इधर डायमेट्रिकली अपोजिट, तो भैया दो साउंड मिलेगी, एक तो इधर से मिल रही होगी, एक इधर से मिल रही। मान ला कि इधर से f1 मिला फ्रीक्वेंसी और इधर f2 मिला। f1 की वैल्यू, डिटेक्टर है क्या आपका? डिटेक्टर ऑब्जर्वर है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, और यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है। मान लीजिए इधर से f1 मिलेगा, इधर से f2 मिलेगा, तो f1 की वैल्यू क्या आने वाली है? मैंने कहा v, और ये दूर जा रहे हैं भाई साहब, दूर जा रहे हैं कि पास जा रहे हैं? ये दूर जा रहे हैं, तो v माइनस v/10 डिवाइडेड बाई v इंटू f आ जाएगा पहला वाला केस। तो कितनी आ गई है यहाँ से? ये v 10v माइनस 9v डिवाइडेड बाई 10v इंटू f है, तो 9f/10 क्या आ जाएगा? ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कब? जब ये मैं यहाँ से आने वाले साउंड के लिए देख रहा हूँ, और यहाँ से जो आ रही होगी वो उसके पास में जा रहा होगा, तो ये हो जाएगा v, और सामने जा रहा है तो v प्लस v/10 डिवाइडेड बाई आपके लिए क्या आ जाएगा? v आ जाएगा इंटू f, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 प्लस 1 यानी कि 11v/10v इंटू f है, तो v से v हमने काट दिया है, तो f2 इज इक्वल टू 11f/10। तो यहाँ आपके पास f1 आ गया है, f2 आ गया है। आपको क्या निकालना है भाई साहब? अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए बोल रहा है नो डॉपलर विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर, गलत बात, डॉपलर तो होगा। बी बोल रहा है द रेशियो ऑफ टू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर इज 11:9। f2 बाई f1 कर दीजिए भाई, 11:9 ही आपको आता हुआ दिखाई देगा, सही बात है। बोल रहा है बीट फ्रीक्वेंसी इज f/5, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 11f/10 9f/10, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज 2f/10, और ये वैल्यू आ जाएगी f/5। f/5 सही है, सी ऑप्शन सही हो गया। डी बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर टुवर्ड द सोर्स इज 0। हाँ, यहाँ पे अगर आप इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे, किधर? इधर की तरफ, 0 आएगा हमारे बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कंपोनेंट 0 आएगा। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी मतलब बी सी डी जो है, तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ वाला सवाल है 27, 28 एंड 29। इसको उड़ा देते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, पैराग्राफ वाला सवाल 27, 28 एंड 29 है ना। तीन सवाल का यह पैराग्राफ है। पैराग्राफ कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है इंडक्टर, और यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कौन सी डायरेक्शन में है भाई साहब? जो कि है अंदर की तरफ। और यहाँ पे एक रॉड टाइप का आइटम लगा रखा है, और ये जो है रॉड टाइप का आइटम है, इसका मास m है और लेंथ l है। नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको रिलीज किया गया है। क्या किया गया है? रिलीज किया गया। किसी भी टाइम पे अगर ये नीचे आ जाएगा x, तो कौन सी एनर्जी कब हो रही है? मैंने कहा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ गया होगा? मेरे को एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, दूसरा इसमें करंट बहने लगा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रफ्तार के कारण इसमें एक मोशनल ईएमएफ आया होगा, और ये सर्किट के अंदर ये करंट बहने लग गया होगा, ये बैटरी की तरह बिहेव करने लगा। दैट इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस, मैंने कहा अगर मान लो करंट I चल रहा होगा तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई होगी हाफ LI का स्क्वायर। इसमें कोई लास्टर्म वाली बात नहीं है। मैंने मान लो कि ये नीचे की तरफ H आ गया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ LI²। इसको मैंने एक इक्वेशन बोल दी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर इस पे ILD लग रहा होगा। जब वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम औकात पे पहुंच गई होगी, तब क्या होगा? मैंने कहा तब इस पे Fnet 0 हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो किसी भी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी इधर रहेगी, v क्रॉस b। v क्रॉस, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मोशनल ईएमएफ की अगर बात करें अपन, तो v क्रॉस b यानी कि मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कैसे?
यानी कि V नीचे की तरफ है, क्रॉस B यानी कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ऐसे ही करंट बहने लगेगा और इसमें करंट ऐसे जाएगा और IDL क्रॉस B से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, मैंने कहा ILB, और नीचे क्या लग रहा है, मैंने कहा mg। तो एक वक्त ऐसा आएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब जो वेलोसिटी इसके पास होगी वही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ILB जब किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। और I को अपन क्या लिखेंगे, मैंने कहा I अगर आप ध्यान से देखें तो V रफ्तार हो गई है, BL है ना आपके, और डिवाइडेड बाई मतलब अगर आप ध्यान से देखें सॉरी रेजिस्टेंस, तो सीधा I भी तो निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखिए कि ऐसा तभी होगा जब I की वैल्यू क्या हो गई होगी, mg डिवाइडेड बाई LB के बराबर I होगी। मान लो मैं इसको I1 बोल देता हूँ, कुछ भी करंट बोल के I इज इक्वल टू I1 ऐसा हुआ होगा जब mg डिवाइड, ये I वेरिएबल है। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा कि क्या ये यहाँ पे रुकने वाला है, मैंने कहा नहीं, है ना, रुकने वाला नहीं, नीचे की तरफ जा रहा होगा। और इसमें करंट मैक्सिमम I1 यहाँ पे क्या हो गया, mg बाई 2b। अब इसके बाद क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये तो तब का करंट है जब वेलोसिटी मैक्स हुई होगी। अब इसके बाद में वेलोसिटी जीरो हो रही होगी, ये हो क्या कर रहा होगा, ये भाई साहब एसएम टाइप का ऐसा कर रहे हैं। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो करंट जो है I1 तक गया, फिर वो क्या होगा, इसका डबल तक पहुंच जाओगे, ये काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास ही पहुंच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास ही पहुंच जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी तब करंट जो है वो I मैक्स पहुंच जाएगा, और जो कि इसका डबल होने वाला है, यानी कि 2mg बाई LB। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इक्वेशन नंबर जो है, मतलब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, अच्छा वेलोसिटी जीरो हो गई, I मैक्स ही हो गया, तो एक चीज निकाल सकते हैं अपन X मैक्स। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम H आएगी वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। mg H मैक्स जो होगा वो आपके लिए किसी भी टाइम हाफ mv², आप बोल रहे हो जीरो हो गया, वो पूरा का पूरा किसमें गया होगा, इसमें गया होगा। अगर है ना, मतलब करंट आपका डबल हो गया तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई होगी, 1/2 हाफ L, और I की जगह इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वेलोसिटी जीरो रही होगी तब वो नीचे की तरफ, सबसे ज्यादा नीचे की तरफ गया होगा, तो करंट जो है वो I1 का डबल हो गया होगा, I1 का डबल हो गया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है आपकी डबल यानी कि 2mg डिवाइडेड बाई LB रहा होगा, इसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ से क्या X मैक्स की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करिएगा तो H मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2gml डिवाइडेड बाई b²l², है ना। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको इस सवाल में निकालना क्या रह गया, मैक्सिमम करंट आपने निकाल लिया है, मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा ये आपने निकाल लिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है अगर आपको निकालना है तो मैंने कहा अगर आप एक चीज यूज कीजिए, जब वेलोसिटी मैक्स हो रही है, क्या हो रही है, v जो है ना वो v मैक्स हुआ था, तब हुआ था जब क्या हुआ था, मैंने कहा I की वैल्यू तो तब I1 के बराबर रही थी, और H जो है तब वो H max बाई 2 था। H की वैल्यू क्या थी, H max डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास H max भी पता है, H max बाई 2 भी प्राप्त हो जाएगा, I1 मुझे ऑलरेडी पता है, V max मुझे निकालना है। क्यों, क्योंकि मुझे जो सवाल है कौन सा वाला 27 वाला, उसमें इसकी जरूरत है। इन V इक्वल टू V max तब जब I इक्वल टू I1 हो जाएगा और H इक्वल टू H max बाई 2 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन में पुट करते, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में। तो अपने को क्या मिलता है जरा ध्यान से आप देखिए, क्योंकि वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, mg 2mgl अपॉन b²l² डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ l mg l बाई b का स्क्वायर प्लस l बाई b प्लस हाफ m v max का स्क्वायर आ जाए। मैंने कुछ नहीं करा, mg h है, h की जगह h max बाई 2 डाल दिया है और I की जगह I1 डाल दिया, I1 की वैल्यू ये रही। अब रहा v max, यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो v max की जो वैल्यू आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है वो आ रही है g डिवाइडेड बाई bl अंडर रूट ऑफ ml। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके इधर लाके रूट ले ले रहे हैं, तो v max की वैल्यू आ रही है g डिवाइडेड बाई bl अपॉन अंडर रूट ऑफ ml। और ये आप देखिएगा, अब आप इस सवाल के आंसर्स पे जा सकते हैं 27, 28 एंड 29। 27 में आपको वेलोसिटी मैक्सिमम पूछी गई है कनेक्टर की, जो आपके पास आने वाली है GBL अपॉन ML, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई देगा। वहीं अगर सवाल नंबर 28 में जाइएगा
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है वो आपका 2g/v²L² आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई देगा। और वहीं अगर आप सवाल नंबर 29 में जाएंगे तो मैक्सिमम करंट आपसे पूछा गया है, और आई मैक्स जो है वो आपका I1 का डबल आ जाता है, यानी 2mg/BL जो है यहाँ आता हुआ दिखाई देगा। ये कौन से ऑप्शन में है? ये आपके ऑप्शन बी में है। इस तरह से एक बढ़िया पैराग्राफ जो है एलसी पे बनाया यहाँ पे गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर एक और पैराग्राफ पे, पैराग्राफ नंबर 30 एंड 32, 30 से लेके 32 वाले सवाल हैं यहाँ पे। पैराग्राफ 32 यहाँ पे दो लिक्विड है, लिक्विड X एंड Y। ये X हो गया और ये Y लिया हुआ है। इसका B1 है, Y1 मतलब गामा 1 है, बल्क मॉडुलस B2 एंड BY2 है। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो पहला वाला बोल रहा है कि B2 इज 0, मतलब B2 क्या है? ये इसका बल्क मॉडुलस 0 है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ X। मतलब दो कंटेनर आपको दिए हुए हैं और इसमें एक लाइट मूवेबल पिस्टन लगा रखी है, एक को X बोला है, एक को Y बोला है, एक का B1 दिया हुआ है, एक को B2 मतलब थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा दिया हुआ, अल्फा बीटा गामा। और आपको बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर दिया गया है। अब आप टाइम पास कीजिए। एक सवाल में बोल रहा है कि B2 इज 0, देन फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ X। मतलब B2 0 है, B2 क्या है? 0 है। अगर B2 0 है तो अगर आप ध्यान से देखिए B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो B2 इज 0, बहुत बढ़िया, B2 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए तो अगर B2 0 है, ये भाई साहब तो फ्रीली एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा डेल्टा V, टेम्परेचर चेंज किया है, डेल्टा V इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू इसका गामा, और डेल्टा T इज डेल्टा थीटा। तो आपसे क्या बोला गया है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो वो डेल्टा V/V आ जाएगा, जो कि गामा 1 डेल्टा थीटा है। हो जाएगा भाई साहब, ढूंढ लीजिए ऑप्शन। एक और सवाल है, if B1 and B2 are finite, it is observed that piston remain in its position on increasing the temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये पिस्टन अपनी जगह पे ही है, पिस्टन अपनी जगह पे ही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये जानते हैं कि भाई साहब डेल्टा V/V, यानी कि यहां से अगर आप ध्यान से देखें डेल्टा V/V इज इक्वल टू गामा डेल्टा V गामा डेल्टा है ना, यहां से लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V/V। तो यहां से डेल्टा V/V को क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा V/V इज डेल्टा P/बीटा है। तो अगर ये दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, ये पिस्टन अपनी जगह पे ही है, इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो दोनों में सेम है, स्ट्रेस दोनों में सेम है। अगर सेम है इसका मतलब ये कार्यक्रम और ये कार्यक्रम सेम होना चाहिए, तो गामा डेल्टा थीटा मस्ट बी इक्वल टू गामा डेल्टा P डिवाइडेड बाई बीटा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने कहा यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा P बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल टू गामा इंटू बीटा, है ना। डेल्टा P बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट आ गई, क्योंकि दोनों का प्रेशर पहले भी सेम था, और बाद में अगर ये सेम जगह रुकी हुई तो डेल्टा P भी सेम होगा, तो डेल्टा थीटा तो सेम है। इसका मतलब ये कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब क्या है? गामा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू गामा 2 बीटा 2 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगा। तो इस तरह से ये जो पैराग्राफ है अपना यहाँ पे खत्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सेक्शन पे, और अगले सेक्शन में खूब सारे सवाल। और सेक्शन कैसा है? सेक्शन है इंटीजर टाइप के सवाल। कैसे टाइप के सवाल? इंटीजर टाइप के सवाल। तो देखिएगा पहला इंटीजर सवाल जो आपके पास है, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 क्या है? सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 में मतलब बोला है कि यहाँ पे के अल्फा के बारे में बात हो रही है, और दो अलग अलग एलिमेंट है जिनका के अल्फा, एक का के अल्फा कब आता है? पता है? के एल, यानी कि ट्रांजिशन आपका कहां से कहां हुआ है? 2 से 1 तक, यानी 1/4 और 1/1 और 1/4, तो 3/4। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो आप किसी भी पॉइंट पे c बाई लेमडा की वैल्यू को 3/4 ऑफ r इंटू सी जेड -1 काहे लिख रहे हैं? क्योंकि वो
क्योंकि वो क्या नहीं है, सिंगल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले नहीं है, तो कोई भी और होगा तो जेड की जगह Z-1 लिखेंगे। तो यहाँ लेमडा आपको 2 दिए गए, 1 दिया गया 250 इंटू 10⁻12। इसको यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा लेमडा 1 की, तो आप सोल्व करेंगे तो Z1 की वैल्यू 23 आ रही है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखें तो 179 इंटू 10⁻12 है, इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ये वैल्यू आपको 27 आती हुई दिखाई देगी, है कि नहीं है? ये कहां से लाए भाई साहब? SC/λ ये रिश्ता तो आप जानते ही हैं 1/λ का। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास क्या है कि जब आप λ1 डाल रहे हैं तो ये वैल्यू आपके लिए, अरे भाई E=RZ, इसको 1/λ छोटा का स्क्वायर लैम्डा बड़ा का स्क्वायर, λ2 नहीं रहा Z1। आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच में कौन है, मैंने कहा 24 है, 25 है, 26 है। तो 3 एटम यहाँ पे मतलब 3 अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एक सस्ता सवाल था, इससे आगे वाला भी सस्ता ही है, ये 33 था, 34 देखिए 34 क्या है सवाल नंबर 34 अगर आप देखिएगा तो एक प्लेन वेव है, लाइट और वेव फ्रंट ऑफ लाइट whose wavelength can be varied continuously falls normally uniform thin film of oil which covers glass plate के ऊपर है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व्ड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट λ1, यानी कि यहाँ पे λ1 वाली लाइट आ रही है, उसका यहाँ एक टप्पा खा के आएगा डर डर, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एंड λ2 एंड नो अदर वेवलेंथ इन बिटवीन। मतलब क्या हो रहा है कि अगर इसका nth वाला हो रहा है तो उसका n+1 वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। म्यू आपको दिया हुआ है, म्यू ऑफ ऑयल इज दिस है, ग्लास की थिकनेस इतना है, नहीं थिकनेस आपको α/20 दी हुई, तो वही अल्फा आपको निकालना है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला टप्पा भी आपने डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन किया, और ये भी डेंसर मीडियम से, और थिकनेस को अगर मैं T मान लूं और म्यू ऑफ ऑयल को मैं म्यू OL मान लूं, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी 1 and 2 के बीच में? भाई साहब म्यू T और T आप कहां चले? 2T चले किसमें? म्यू OL में, तो एयर के हिसाब से क्या बोलूंगा मैं? Q2 μ0T का डेल्टा x आ गया। ये वैल्यू अगर आपको मान लो कि nth मैक्सिमम मिल रहा है, वेवलेंथ कितनी है भाई साहब 7500, और विच इज आल्सो इक्वल टू मान लो n+1 तारा, कोई बीच में और वेवलेंथ नहीं आ रही है, तो ये 500 के बराबर। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप ये पाएंगे इन दोनों से कि n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आपके लिए 2 आ रही है ना, यानी कि ये 2 μ0T जो है वो आपके लिए ये वाला वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, तो n की वैल्यू आपके लिए 2 आ जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें 2 इंटू ये 150 हो गया, और ये 2 इंटू 1 3 इंटू 5 है, तो मतलब 15 हो जाए, n की वैल्यू 2 आ जाए। अब आप वापस क्या करिएगा कि म्यू ऑफ ऑयल दिया हुआ है और n=2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, अननोन कौन होगा? T हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करके निकाल रहे हैं ना, तो T की वैल्यू आ रही है 3/5 माइक्रोमीटर आ रही है, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो आपको α/20 दिया हुआ है, तो 3/5 को 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 20 हो गया है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 आ गई यहाँ से। तो आपका आंसर जो है इस पर्टिकुलर सवाल का 12 दिया जा सकता है। चलिए भाई साहब 34 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 पे। 35 वाला भी ठीक है, आसान किस्म का ही है, एक LC ऑसिलेटर का सवाल लग रहा है। 35 सवाल नंबर 35, यहाँ पे क्या है कि एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है आपके लिए, और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, 20 वोल्ट की ये बैटरी है, और यहाँ पे की लगी हुई है, और ये की से ये कैपेसिटर के अंदर जा रही है, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है। ये किससे कनेक्टेड हैं? ये एक इंडक्टर से कनेक्टेड हैं, जो कि एक की के थ्रू K2 के पास जा रहा है, ये K1, और ये यहाँ पे बंद किया जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, और C2 इज बेसिकली इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, और इंडक्टेंस आपको 0.2 मिली हेनरी दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये बोला गया इन द सर्किट शोन इन द फिगर K1 वाज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, K2 वाज ओपन, मतलब K2 ओपन था, और इसमें कितना चार्ज आ गया यही काम की बात है। तो ये भी 2 का था, ये भी 2 का था, तो बराबर रहा होगा, मतलब ये जो भी है वोल्टेज यहाँ से ये 20 वोल्ट की दिए 10 और 10, तो इसके क्रॉस 10 रहा होगा, तो इसमें चार्ज Q0 आ गया होगा, और वो वाला जो चार्ज है अब बोल रहा अच्छा
तो अगर आप ध्यान से देखें तो कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज क्या रहा होगा, C इंटू वी रहा होगा, है कि नहीं है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो कैपेसिटर पे T इजिकल टू, कैपेसिटर कौन सा, ये वाला चार्ज रहा होगा C इंटू वी। C की वैल्यू कितनी है भाई साहब, इसकी 2 है, और V की वैल्यू ये 20 है। 10 इसके अक्रॉस 10 इसके अक्रॉस रहा होगा, तो 10 आ गया। तो ये 20 माइक्रोकूलम जो है इनिशियली चार्ज रहा होगा किस पे, कैपेसिटर पे। अब क्या हुआ कि इसको बंद कर दे रहे हैं, इसको खोल दे रहे हैं, तो क्या बन गया है, ये LC ऑसिलेटर बन गया है। किसी भी टाइम पे बोल रहा है कि मतलब जो है if the charge on capacitor C1 is n by at t is equal to 0, K1 is open, K2 is closed, if the charge on capacitor n by 2 है, तो एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, कैपेसिटर के अंदर वाली एनर्जी इन कैपेसिटर इज 3 टाइम ऑफ द एनर्जी इन इंडक्टर है। मैंने कहा टोटल एनर्जी तो यही आने वाली है, क्या, एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस 3 टाइम किसी भी टाइम पे, मतलब एनर्जी इन इंडक्टर की अगर बात करेंगे तो वो Q स्क्वायर बाई 2C और Q नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C और C2C1 इतनी आने वाली है। अब आप ध्यान से देखें तो आपको बोला गया कि किसी भी टाइम पे, मतलब जो टाइम है वो है कैपेसिटर की 3 टाइम है UL के बराबर है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको क्या डाल सकते हैं आप, UC प्लस UL को UC डिवाइडेड बाई 3 डाल दीजिए, ये Q नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C1 आ जाएगा। तो ये 3/4U कैपेसिटर, मतलब एनर्जी इन कैपेसिटर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाई 2C है। तो यहां से ये 3/4 का फैक्टर इधर ले जाइए और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, उस टाइम पे कैपेसिटर के अंदर की मतलब एनर्जी हो जाएगी। किसी भी टाइम पे मान लीजिए इसका चार्ज Q हो गया है तो एनर्जी को क्या लिखा जाएगा, Q का स्क्वायर अपॉन 2C1, C तो C1 ही चल रहा है इनिशियल C, दैट इज इक्वल टू Q नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C1 इंटू 3/4 है। तो हमको लगता है कि 2C1 से 2C1 कट गया, Q की वैल्यू यहाँ से Q नॉट इंटू √3/2 आ रही है, Q नॉट इंटू √3/2, और Q नॉट की वैल्यू की कितनी है 20/2 करिएगा 10 आ जाएगा। तो हमको लगता है कि 10√3 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और सवाल बोल रहा है कि वो आ रहा है आपका 10 मतलब n इंटू √3, तो n की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई। इसको बताना है, सवाल ये बोल रहा है n की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है, 10 आ गई। तो सवाल का आंसर क्या हो गया है, 10 हो गया। तो इस तरह से एक टाइम पास LC ऑसिलेटर का सवाल था ये। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 में। 35 के बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 क्या है, सवाल नंबर 36 जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 36 में एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है और यहाँ पे लिक्विड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक लिक्विड है जिसका रेडियस A है, और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सरफेस है और इससे कितनी ऊपर की तरफ एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, A/2 की दूरी पे रखा हुआ है। ज्योमेट्री का ये सवाल है। यहाँ से मान लो कि लाइट ऐसे आई और वो टप्पा खाने के बाद क्या हो रही पता है, इसके टेंजेंशियल होती हुई दी गई है। यहाँ कहीं इसका सेंटर रहेगा, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये वाले दूरी की कितनी है, ये A है। और शायद सवाल आपसे ये एंगल बता रहा है, ये एंगल कितना बोल रहा है कि वो 30 डिग्री है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ये R हो जाएगा, ये I होगा तो ये वाला एंगल I हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये सवाल अगर आप पढ़िएगा तो आप क्या पाइएगा कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो है वो निकालनी है। यहाँ पे क्या करनी है, उसको निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट को A मार्क कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं C मार्क कर दे रहा हूँ। B कहाँ गया भाई साहब, ये वाले को B मार्क कर लिया गया है और ये वाले को E मार्क कर लिया गया और ये वाले पॉइंट को D मार्क यहाँ पे कर लिया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल है आपका 30, ये एंगल क्या है 30 है, और ये एंगल अगर 30 है तो क्या होगा, मैंने कहा ये एंगल है आपका 90। हाँ, मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, है ना। ये एंगल अगर 30 है और ये वाला एंगल क्या हो गया है 90, ये 90 लिए पूरा एंगल क्या हो गया है, मैंने कहा ये एंगल हो गया है मेरे लिए 120। क्या हो गया है 120, ये 90 ये 90, ये 120 हो गया कौन सा, ये वाला एंगल,
120, ये 90 प्लस 30, 120 ये हो गया। ये पूरा एंगल क्या होगा, 60 होगा। ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये एंगल 30 होगा, तो मेरे लिए ये वाला एंगल क्या होगा, 30 होगा। अगर ये वाला एंगल 30 हुआ तो मैं इस ट्राइंगल में देखिए आप BEA, क्या ये वाला साइड पर पता कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ। कैसे? मैंने कहा अगर ये वाला एंगल मेरे लिए 30 हुआ और ये वाला A हो गया, ये मान लेते हैं x, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x बाई a है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई a बाई √3। कौन सी वाली? ये वैल्यू मुझे x मिल गई। अब आप ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाइए। ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या होगा, मैंने कहा ये वाली दूरी है मेरे लिए a बाई 2 और ये वाली दूरी क्या है, a बाई √3। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? मैंने कहा यहां से मैं tan i निकाल सकता हूं। tan i की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा a बाई √3 डिवाइडेड बाई a बाई 2, तो यहां से मेरे पास tan i की वैल्यू होगी 2 बाई √3। क्या मैंने tan i तक कैलकुलेशन चेक की है? tan i की वैल्यू 2 बाई √3 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, वहां से tan i मिल गया ना, तो sin i निकाल दूंगा। जैसे ये i हो गया है, तो ये 2 हो गया है, ये √3 हो गया है, तो 4 प्लस 3 आपके लिए 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, प्लस 3 7 है, तो ये √7 आ गया है। तो यहाँ से sin i की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 2 बाई √7। अब क्या आ गया आपका, साइन आ गया 2 बाई √7। अब आप क्या यूज कीजिएगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कीजिएगा, 1 इंटू साइन आई। 1 इंटू साइन आई की वैल्यू क्या होगी, 2 बाई √7 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी गई है, यानी क्या दिया हुआ है आपको, साइन आर। आर की वैल्यू 30 डिग्री है तो 1/2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा तो म्यू की वैल्यू आएगी यहां से 4/√7। लेकिन सवाल आपका बोल रहा है कि वो 8/√8 आ रहा है, मतलब रूट अल्फा आ रहा है। तो यहाँ 8 कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मतलब अंदर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 28 आ जाएगा भाई साहब। तो ये 8/√28 बन रहा है। आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये मेहनत वाला सवाल था, बाकी आप सवाल पढ़ते तो बड़ी आसानी से कर लेते। ज्योमेट्री तो बनानी है, इसके टेंजेंट बनानी है, टाइम पास। 36 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर अपन 37 पे क्या है, सवाल नंबर 37 बहुत ही सस्ता सवाल है भाई साहब। यहाँ पे कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर जो है, एक कैपेसिटर और है और एक कैपेसिटर यहाँ पे है। तो इनिशियली अगर आप देखिएगा तो ये बैटरिया से ऐसे कनेक्टेड था, इसका कोई रोल नहीं है, स्विच यहाँ पे ओपन था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये V का है, तो इसके अक्रॉस V/2 रहा होगा, इसके अक्रॉस भी V/2 रहा होगा। इनिशियली एनर्जी क्या रही होगी, C और C को अगर देखें तो C/2 हो गया है, यानी इसमें इनिशियली एनर्जी रही होगी हाफ C की वैल्यू C/2 V², यानी कि CV²/4, यानी कैपेसिटर के अंदर की टोटल एनर्जी। और चार्ज की वैल्यू क्या रही होगी, क्यू इनिशियल की बात, तो C × V से C किसी भी पे V जो है आपका V/2 है, किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V/2 इनिशियल चार्ज ये रहा होगा। अब आप जैसे ही इसको क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, मैंने कहा ये C है, ये C है, ये आंसर आ जाएगा आपका 2C, और 2C और C हो जाएंगे सीरीज में, यानी कि 2C/2C × C/3C, यानी इक्विवेलेंट हो गया आपका 2C/3। तो अब जो फाइनल चार्ज आने वाला है वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा इक्विवेलेंट हो गया आपका 2C/3 × V, इतना चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज डेल्टा F अगर आप निकालेंगे तो वो आपके पास क्या हो गया है, वो आपके पास यानी वर्क डन बाई बैटरी की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा CV 2/3 - 1/2 इंटू बैटरी P वोल्ट के लिए CV² और एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया है, और 4 और -3 यानी 1/6, यानी कि CV²/6 इज द वर्क डन बाय द बैटरी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनल एनर्जी क्या होगी कैपेसिटर्स के अंदर की, वो होगी हाफ C की वैल्यू कितनी है, 2C/3, और पोटेंशियल कितना होगा उसके अक्रॉस V²। तो वर्क डन, आप बोले हीट लॉस क्या होगा, मैंने कहा भैया U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी दैट मस्ट बी इक्वल टू U फाइनल प्लस
हीट लॉस, तो यहाँ से निकाल दो। यू इनिशियल आपको दिया हुआ CV²/4 आ रहा है, और वर्क डन बाई बैटरी सही निकाला, CV²/6 आ रहा है, और फाइनल एनर्जी जो है आपके पास, यानी कि फाइनल एनर्जी जो है आपके पास जो है वो हाफ 2C × V का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि CV²/3 आ रही है। ये भी ठीक किया है कैलकुलेशन, तो अब रख दीजिए। हीट लॉस यहाँ से आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू कितनी आ रही है? CV²/12 आ रही है हीट लॉस की। तो आपको बोला है कि वो बटा बीटा है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी आपके लिए। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो ये 37 यहाँ पे खत्म होता है। 37 के बाद अगर आप आगे बढ़िएगा सवाल नंबर 38 पे, तो सवाल नंबर 38 सस्ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैपिटल M वाला है, इसके नीचे क्या लग रहा होगा? मैंने कहा कैपिटल MG लग रहा होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा? मैंने कहा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन होगा म्यू × N, लेकिन N लग रहा होगा इधर और इधर लग रहा होगा टेंशन। टेंशन कहां से आएगा? मैंने कहा इसको रोक के रखा है, तो भाई साहब टेंशन ऊपर लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, रुका हुआ है, T = mg। तो n की वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर। तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया? म्यू mg। म्यू mg किसके बराबर हुआ? कैपिटल mg के बराबर। तो यहां से म्यू mg = कैपिटल mg। तो g ने g की बत्तियां गुल कर दी। तो अगर आपको म्यू चाहिए तो वो कैपिटल M/स्मॉल m आ जाएगा, और कैपिटल M की वैल्यू सवाल में 3 है और स्मॉल m की 4 है, तो ये 0.75 आ जाएगी वैल्यू। सस्ता सवाल है, इक्विलिब्रियम है, तो नेट मतलब यहाँ पे टेंशन निकाल लिया और नॉर्मल निकाल लिया, यहाँ से ऊपर का फ्रिक्शन और ये इसके बराबर कर दिया है, जो और 0.75 आया, और आंसर बोल रहा 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 के बाद। ये था 38, 37, 38। देन आगे बढ़ते हैं 39 वाले सवाल। 39 वाला सवाल भी बड़ा ही सस्ता है। जस्ट आपको P1 V1 = P2 V2 करना है सवाल नंबर 39 में। सवाल नंबर 39 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो होगा क्या? किसी भी टाइम पे जब ऊपर की तरफ मरकरी आप भरते यहाँ पे कितना भर दिया, मान लो x आपने मरकरी भर दिया है, x भर दिया, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? मैंने कहा यहाँ का प्रेशर होगा P0 + ρgx होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई लाजम वाली बात नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे हो रहा है, यानी कि आप P1 V1 = P2 V2 बोल पाएंगे। इनिशियली आपको वॉल्यूम दी हुई, और वॉल्यूम को आप क्या लिख देंगे? एरिया, मतलब किसी भी टाइम पे वॉल्यूम क्या होगी? A × लेंथ, ये वाली लेंथ है। तो P1 की बात करें तो P1 आपके पास जो था वो 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर है, और लेंथ आपकी शायद 100 दी हुई है। P2 बाद वाला जो है किसी भी टाइम पे क्या होगा? मैंने कहा ये तो 76 सेंटीमीटर हो गया, और मरकरी की टर्म में ही बात कर रहे हैं, तो x सेंटीमीटर मरकरी ले लिए है ना, लेंथ मतलब मरकरी के प्रेशर की टर्म में, जो आप जानते ही हैं। और V2 किसी भी टाइम पे क्या होगी? मैंने कहा ये दब जाएगा। इनिशियली लेंथ 100 थी, और अब क्या होगा? मैंने कहा आपने x ये भर दिया, तो ये वाली लेंथ आपके लिए क्या हो गई है? 100 - x हो गई। आप ऊपर मरकरी फिल कर रहे हैं और पिस्टन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही, तो ये 100 - x आ गया है ना। थोड़ी सी अपने को जल्दीबाजी है, 16 अगर करेंगे x तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो बहुत ही सस्ता सवाल था। प्रेशर को आप मरकरी की लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो P0 को 76 सेंटीमीटर, और ऊपर से आपने x सेंटीमीटर मरकरी डाला है, तो टोटल प्रेशर ये हो जाएगा। इनिशियल 76 था, लेंथ आपकी 100 थी, अब 100 - x आ गई, x दब गया, खत्म, खेला, टाटा बाय बाय। तो ये था आपका सवाल नंबर 39 है। अगर आप सवाल नंबर 40 देखिएगा, कौन सा सवाल? सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 थोड़ा ऐसे पढ़ने में आपको लगेगा तगड़ा सवाल है, बाकी है कुछ नहीं। एक ट्रेन है जो किधर जा रही है? ट्रेन जा रही है इधर की तरफ, कितनी रफ्तार से? 76 की, कितने से? 36 से। और इधर कौन जा रहा है उसके ऊपर? मूविंग विद कांस्टेंट, मतलब 36 km/h, और ऊपर एक जो है तोता वोता कुछ उड़ रहा है, बर्ड जो है वो 54 पे। तो आप क्या कीजिए? पहले ट्रेन को रोक दीजिए। ट्रेन को रोकेंगे तो होगा क्या कि ये 54 - 36 यानी 18 × t टाइम लगेगा। इसको मान लीजिए कि ट्रेन की लेंथ है L, इतना चलने में, है कि नहीं है? अब अगर आप ध्यान से देखें, ये वापस जा रहा होगा, तो इसको दूरी तो वही होगी 18 × t, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी इस बार? ट्रेन के रिलेटिव अगर बात करें तो आपके लिए 54 + 36 आ जाएगी, है कि नहीं है? अरे इसको आप उल्टा करके 36 मतलब जो है ट्रेन इधर जा रही थी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम जब वो ऊपर जा रहा होगा, ये भाई साहब इधर 54 से जा रहे होंगे, आपने ट्रेन के रिलेटिव बात करेंगे 54 + 36, ये आपके लिए कितना आ जाएगा? मैंने कहा 90 आ जाएगा। वापस जाते टाइम मान लो इसमें टाइम T1 बोल दिया, या जो भी T लग रहा है, 80 ×
T1 आ गया है कि नहीं यार, L के बराबर। और जाते हुए होगा क्या, जाते हुए क्या होगा कि इसकी रफ्तार हो जाएगी 90 इंटू T2। पहले वाले को मैंने T मान लिया, लेकिन डिस्टेंस तो वही होगा जो आते हुए ये लेंथ कवर किया था, तो ये 18 इंटू T आ गया। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ गई, T/5 आ गई। यानी कि इसको इस एंड से उस एंड जाने में T लग रहा है, तो आते हुए T/5 लगेगा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखें तो टोटल टाइम क्या लगा है, टोटल टाइम लगा है T प्लस T/5। लेकिन पहले वो कहां था, ट्रेन के एंड पॉइंट पे था, अब भी वो ट्रेन के एंड पॉइंट में, लेकिन ट्रेन खुद ही तो आगे बढ़ गई होगी भाई। जितना ट्रेन आगे बढ़ी होगी उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना, पहले ट्रेन के एंड पॉइंट पे, अभी भी ट्रेन के एंड पॉइंट पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और जितना ट्रेन इतने टाइम में आगे बढ़े होगी उतना ही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 36 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हुआ, T प्लस T/5 डिवाइडेड बाय T प्लस T/5। तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर हावर। किसकी, ऊपर जो पक्षी उड़ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये 40 यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका सवाल नंबर 40। इसका आंसर आ जाएगा आपके लिए 36। और आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सवाल, यानी कि सवाल नंबर 41 पे। सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41 एक कैलकुलेशन वाला सवाल है, कुछ नहीं है। अगर आप टॉप व्यू थोड़ा ढंग से बनाएंगे इस टेट्राहेड्रल को, इफेक्टिव व्यू, तो आपको इस तरह का बनता हुआ दिखाई देगा। और हम क्या कर रहे हैं कि इसके अलोंग निकाल रहे हैं, इस यहाँ से एक्सिस पास कर रही है इसके अबाउट। मैंने इस रॉड को 1 बोल दिया, इसको इस रॉड को 2 बोल दिया है। 1 का निकाल दूंगा तो वही इसका होगा, वही इसका होगा। 2 का निकाल दूंगा तो वो इन तीनों का होगा। तो 1 को निकालेंगे तो ये लेंथ आपके लिए कितनी होगी, L/√3 होगी। और ये लेंथ भी अगर आपको पता है तो ये तो ml²/3 से आ जाएगा, यानी कि ml²/3 करिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 1 अबाउट दिस एक्सिस बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने कहा ml²/3, L की वैल्यू √3, ml²/3, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके लिए, ml²/9 आ जाएगी। ml²/9 जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। अब क्या होगा, इसका निकालना है तो ml²/12 तो यहाँ से आगे प्लस md² है, तो ml²/12 प्लस md² है। और ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है, ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है L/2√3, तो L/2√3 का स्क्वायर आ जाएगा। इस कौन सी रॉड का, इस रॉड का। अब इस रॉड का निकाल दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। टोटल अगर आप बात करें तो ml²/9 प्लस ml²/12 प्लस ml/2√3 का स्क्वायर। तो ये एक एक के कारण आ रहा है, और ऐसे कितने केस हैं, 3 केस हैं। ये आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से मिल जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ml²/9 प्लस ml²/12 प्लस इसको, तो ये वैल्यू आ रही है आपके लिए 5 ml²/6, 5 ml²/6 है। तो अगर आप ये सारी वैल्यू इसमें m जो दिया गया है, कितना दिया हुआ 3 kg और लेंथ 2 दिया हुआ है, इसको डाल देंगे तो ये वैल्यू 10 kg कितना आ रहा है, 10 kg मीटर स्क्वायर है ना। m की वैल्यू डाल दीजिए, l की वैल्यू डाल दीजिए। m की वैल्यू है 3 kg और l की वैल्यू है 2, तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, है ना। तो काट लीजिए यहाँ से 2 से, और ये 2 से 10 आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ये कौन सा सवाल था, 41 है, 41 के बाद नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े तो सवाल नंबर 42 है। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है आपके पास, और जिसका टेम्परेचर है 300 और आइसोबैरिक एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ गई है, इतना हीट ऐड किया गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी आइसोबैरिक है तो बात ही खत्म, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने कहा एनसीपी डेल्टा टी। तो अगर आप ये निकालना है भाई साहब डेल्टा क्यू डेल्टा टी, तो एन जो है इसी बात को अपन सीपी को गामा की टर्म में लिख लेते हैं, एन आर अपॉन गामा -1, और टी को क्या लिख देंगे, T2 - T1। और अगर आप ध्यान से देखें तो एनआरटी को अपन पीवी भी लिख सकते हैं, और पी तो कांस्टेंट है, तो गामा अपॉन गामा -1, और पी कांस्टेंट है तो पी को पी रख दीजिए, V2 - V1 आ जाएगा, है कि नहीं यार। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, मोनोएटॉमिक है तो गामा की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा f+2 डिवाइडेड बाई f5/3 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/3 अपॉन 5/3 - 1। प्रेशर आपको कितना दिया हुआ, 2.5 किलो पास्कल दिया हुआ, तो 2.5 × 10⁻³ डाल दीजिए। और वॉल्यूम कहां से कहां तक जा रही है पता है, 1 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब, यानी कि ये आपकी 3 - 1 आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपके लिए आ रही है 12500 जूल है।
जो कि ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये है 500 इंटू एक्स, यानी 500 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, किसको, इसको 500 से 25 आंसर आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 500 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू आपके लिए 25 आ जाएगी, इतना जूल। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो गया है, 25 हो गया। तो इफेक्टिवली अगर बात करें, बड़ा ही सिंपल सवाल था, आपको क्यों निकालना था, एनसीपी डेल्टा टी लगा दीजिए, और एनआरटी को अपन मतलब पीवी भी लिख सकते हैं, पी कांस्टेंट है, बाकी आप गामा जानते हैं, सीपी को गामा की टर्म में रखना है, बाकी सीपी है +2 बाई एफ, मतलब सीपी क्या होती है +2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर है, सीपी गामा आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सस्ती सी बातें। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कैलकुलेशन वाले सवाल थे, कौन से, लास्ट वाले, मतलब इंटीजर वाले सारे सवाल, कैलकुलेशन वाले थोड़ा लेंथी कार्यक्रम हो गया है। बाकी डिफिकल्टी वाइज तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली कोई बात इस पेपर में आप नहीं पाते हैं, तो बड़ी आसानी से आप जो है थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलते तो इस पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर सकते थे। तो पेपर 2 के डिस्कशन में इतना ही, बाकी आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं अपन अगले पेपर के डिस्कशन में। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।